बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए प्लीज़ अपने सवाल को मुख्तसर रखें। और अगर आपको कोई डिटेल्ड एडवाइस चाहिए या आपका मैटर कोर्ट में है या होम ऑफिस में है या उस पर कोई बारे में आपको बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अच्छा होगा कि आप पेपर लेके पर्सनली जाके मिलें या ईमेल कर दें, क्योंकि अगर कोई डिटेल्ड एडवाइस हो तो ये टाइम या प्लेटफॉर्म उसके लिए राइट ऑप्शन नहीं है। ताकि नंबर एक आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, नंबर टू ये है कि कम अज़ कम जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके मैटर के ऊपर है उसको देखने के बाद एक बेहतर या अप्रोप्रिएट एडवाइस की जा सकती है। जस्ट ओनली कि अगर हम आपके पेपर देख लें, आपसे डिस्कस कर लें, वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी आसान होगा और ये फ़ायदेमंद भी होगा। लास्ट वीक में किसी कॉलर ने 2 सवाल पूछे थे। नंबर एक, उसने कहा था कि जो प्रीमियम सर्विस यूके के अंदर है या अगर हमने फास्ट ट्रैक में केस डालना हो तो क्या कर सकते हैं। और सेम रेलेवेंट क्वेश्चन था कि अगर किसी बंदे ने एंट्री क्लियरेंस फ़ौरन से अप्लाई करनी हो तो उसके लिए अगर फास्ट ट्रैक में या जिसको प्रीमियम सर्विस बोला जा रहा है कि उस पे जाना चाहते हैं तो क्या उसके पास राइट है और क्या उसकी फ़ीस है। पहली बात हम करते हैं इंटीग्रेंस के लिए। अगर कोई शख्स अपने स्पाउस के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए आउट ऑफ कंट्री से एप्लीकेशन करता है या अपने डिपेंडेंट के लिए जो कि बच्चे हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, तो उनके लिए क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक नॉर्मल सर्विस होती है और एक आप उसको प्रीमियम सर्विस या फास्ट ट्रैक पे कर सकते हैं। उसकी एवरेज जो है वो £800 वो एडिशनल चार्ज करते हैं ऑन टॉप ऑफ होम ऑफिस या NHS फीस। और उसके बाद अगर आपका जो डिसीजन नॉर्मल वो कहते हैं 3 माह से 6 माह लगेंगे, लेकिन अगर आप उनको एडिशनल फीस पे करते हो, प्रीमियम करते हो, तो वो 4 से 6 वीक ये शो करता है। ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, सबमिट करते हो, तो वहाँ पे लास्ट मिनट में जाके ऑप्शन आती है कि आपने कौन सी सर्विस लेनी है और वहाँ पे लिखा होता है। इसलिए मेक श्योर कर लें, ये ना हो कि आप इस बात पर रिलाई करते हुए ट्राई करें और वो महीने बाद ना आए तो फिर किसी किस्म का गिला नहीं होना चाहिए। तो फिर भी मेक श्योर करें, ये गाइडेंस है होम ऑफिस की कि अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो हम उसको 4 से 6 वीक में डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग विद इन अ कंट्री कोई एप्लीकेशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम नेशनलिटी की एप्लीकेशन की भी कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है। वरना अगर आपने इंडेफिनिट अप्लाई करना हो, आप 10 साल की बेस के ऊपर आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी हो, या आपने लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना हो, या कोई भी एप्लीकेशन विद इन अ कंट्री रिगार्डलेस ह्यूमन राइट्स की हो या अंडर द इमिग्रेशन रूल्स है, दोनों सूरतों में आपके पास राइट है कि आप उसके एडिशनल पैसे जो कि एक्स्ट्रा फीस £800 पे करके आप अप्लाई करते हो, तो वो 24 आवर्स के अंदर डिसीजन आता है। लेकिन एक बात टेक्निकल अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि जब आप फ़ीस एग्जम्पशन की अप्लाई करते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकता और आप मुझे फ़ी माफ़ कर दें, तो उस कैटेगरी में फिर आप फास्ट ट्रैक पे नहीं जा सकते। वरना होम ऑफिस कहेगा कि जो मेन एप्लीकेशन हमारे फीस है वो आपके देने के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप कहते हो कि मेरा डिसीजन जो है 24 आवर्स में आ जाए और तब आप 800 पे करने को तैयार हो, तो फिर वो आपके ही जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगा। ये ना हो कि फिर दोबारा आपको फ़ीस करा कर मसला बना दें। तो इसलिए जो लोग नॉर्मल एप्लीकेशन करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, उनके पास राइट है कि अगर वो उसको डिसीजन फास्ट चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल £800 पे करेंगे और उनको 24 आवर्स में विद इन अ कंट्री अकॉर्डिंग द होम ऑफिस गाइडेंस आपको 24 आवर्स में डिसीजन दे देंगे। डिपेंड करता है, लेकिन होम ऑफिस का या डिपार्टमेंट का ये क्लेम है कि 95% जो केसेस हैं वो विद इन अ टाइम फ्रेम डिसाइड हो रहे हैं। अगर कोई 5% नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो रीज़न बताते हैं या बताते हैं कि आपको कोई ईमेल आ जाएगी कि आपका डिसाइड नहीं हो रहा विद इन ऑथराइज टाइम। मतलब लेट्स से कि आपने एडिशनल फ़ीस पे कर दी और आपका डिसीजन 6 वीक के बाद आए, ऐसे मुमकिन नहीं है। अगर उन्होंने 24 घंटे का कहा है, अगर नहीं आएगा तो उसके साथ कोई रीज़न बताएंगे, अदरवाइज़ वो 24 आवर्स में डिसाइड हो रहा है अकॉर्डिंग द होम ऑफिस गाइडेंस।
अगेन ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ द बेस ऑफ द होम ऑफिस क्लेम है। अगर कोई उसके लेफ़्ट राइट जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम होम ऑफिस से उसको चेज़ अप किया जा सकता है, उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। यही एक इंफॉर्मेशन थी जो लास्ट वीक में आपसे शेयर नहीं कर सका। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मेरा नाम जुल्फ़कार है, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी ज़रूर, कैसे फरमाइए जी। सर मेरी फैमिली है ते सऊदीया जो है ना ठीक सिस्टर ते उन्होंने किथे इंग्लैंड तो बुलाना चाहने ने क्या प्रोसीजर है उन्होंने वास्ते ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਾਜਨ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇੱਥੇ? जी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? सॉरी नहीं समझे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ? उत्थे मेरे को तो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट है ना ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ लेकिन उस ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ जी ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਊਦੀਆ ਚ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ? जी नहीं मेरी वाइफ नहीं सिस्टर है ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ यूके ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ यूके ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ब्रिटिश नेशनल आ जी? जी अल्लाह ने कोई सारे असम ब्रिटिश ओके थैंक यू मेरे भाई, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें जो मेरा ख्याल आप समझते हैं कि उनसे बुलाया जाए। देखें अगर कोई बंदा जैसे आपकी वाइफ ब्रिटिश नेशनल हैं, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, तो ऑटोमेटिक कोई राइट नहीं है कि आप अपने सिस्टर इन लॉ को, जो कि आपकी साली इसको कहते हैं, या आपकी वाइफ की सिस्टर को और उसके बच्चों को आप स्पॉन्सर कर दें, या आपकी वाइफ अपनी बहन को कहे कि मैं आपको बुलाना चाहती हूँ और वो यूके में आ जाए। ये कोई ऑटोमेटिक अंडर द इमिग्रेशन लॉ रूल्स नहीं है। नंबर एक, यस वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर उन्हें विजिटर यहाँ पे आना है तो आप अपना नंबर एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करोगे, मेरे पास अकोमोडेशन है। आप फाइनेंस अपने शो करोगे, हमारे पास इनकम है, सेविंग है, और अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओगे कि हम जॉब करते हैं, हमारे पास ये सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ये तीन चीज़ें हैं और एप्लीकेंट जो कि आपकी सिस्टर इन लॉ है, जो आपकी वाइफ की सिस्टर है, वो बताएगी कि मैं सऊदीया में रहती हूँ, सैर करने के लिए यूके में आना चाह रही हूँ, यहाँ पे हमारे ये टाइज़ हैं, हमारे पास फंड्स हैं और हम यूके में अपनी फैमिली को मिलने जाना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। दोनों पार्ट्स का, स्पॉन्सर का और एप्लीकेंट के तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन को प्रोवाइड करने के लिए, और उनके आने की वजह से ना आप ना वो काउंसिल के, गवर्नमेंट के किसी किस्म के बेनिफिट क्लेम नहीं करोगे, नीदर फॉर द अकोमोडेशन नॉर फॉर द मेंटेनेंस। अगर ये सिचुएशन है आपकी तो यस दे अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप कहते हैं कि मैंने विजिटर नहीं अप्लाई करना या वापस और कुछ सेटल करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो कि जो लोग यहाँ ब्रिटिश हैं, अगर अपने बहन भाई को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या सेटल करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ये साबित करना कि वो आप पे होली एंड सोली वो डिपेंड करते हैं, आपके फाइनेंस ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो, एंड आपके पास सब उससे एडिशनल पैसे होते हैं जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हो। और उससे जो बड़ी बात वो ये है कि उनको अपने आप वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है और वो आपकी सपोर्ट पे ही वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो लिव कर रहे हैं या वो गुजारा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल भी हैं और ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्डर बंदे को, एल्डर रियल सिस्टर को या सिस्टर इन लॉ को इस कैटेगरी में अप्लाई करना स्पेशली काफ़ी मुश्किल है फॉर द सेटलमेंट। विजिटर की यस राइट है, अप्लाई करें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं वो कोई और उसके पास कैटेगरी में आ सकती हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस है हेल्थ में, एजुकेशन में, यहाँ पे Tier 2 पे वर्क पर भी आ सकती हैं। अगर उन्हें पढ़ने के लिए आना, यस वो स्टडी के लिए आ सकती हैं। तो इसलिए मेरे भाई आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी सिस्टर इन लॉ है, जो आपकी वाइफ की सिस्टर है, उनके अपनी स्टैंडिंग क्या है और वो किस कैटेगरी में यूके में आना चाह रही हैं, उसके मुताबिक वकील जो भी होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे। आइडियली किसी वकील से रब्ता करें, बताएंगे ये उनके सर्कमस्टांसेस हैं, हम उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं और कौन सी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हो सकती है जिससे वो यहाँ पे आ जाएं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। मेरा सवाल है कि हमारा हुआ था 10 ईयर बेस ना, जो है 7 ईयर बेस का 10 ईयर का लगा था। तो हमने अभी ना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी क्रेडिट हम ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने अप्लाई करना है फी वेवर के लिए। तो मैंने पूछना था कि अगर फी वेवर वीजे के टाइम तक, यानी कि एप्लीकेशन के जो एक्सटेंशन के टाइम तक जवाब ना आए तो बंदा ओवरस्टे हो जाएगा, क्योंकि हमारे वकील ने ना किसी और बंदे का डाला फी वेवर का, लेकिन उसने वो बोलते हैं कि बंदा ओवरस्टे नहीं होता, यानी कि अगर पहले आपने फी वेवर के लिए केस डाला हो। ये मैंने पूछना है। तो पूछना है कि ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट जो मिलता है, वो अगर जब दोबारा कार्ड बन के आते हैं रेजिडेंसी कार्ड, तो उसमें ऑलरेडी वही सर्कमस्टेंसेस, यानी कि वही कंडीशन होती है, पब्लिक फंड लो होता है, या वो दोबारा हमको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्सिटी ले रहे हैं और फी वेवर के लिए भी अप्लाई ठीक करना है। तो उसका क्या तरीका है, वो कितना टाइम लगता है और चांसेस कितने हैं फी वेवर के, रियाज में ये बता दीजिए। ठीक। ओके, आपने काफ़ी रश में प्रॉपर जिसको कहते हैं ना फायर किए हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। पहला सवाल आपका ये है कि आपने फ़ी वेवर अप्लाई करनी है, जो आपके वकील ने किया किसी और क्लाइंट का हुआ। प्लीज़ ऑलवेज मैं क्लाइंट कहता हूँ कि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांस होते हैं, या अगर आपके सर्कमस्टांसेस सेम भी हो तो आगे डिपेंड करता है केस वक्त कौन बैठा है या वो कौन डील कर रहा है। कई दफ़ा सुनने में आया कि जी उसने महीने में उसको हो गया, मुझे 6 वीक में हो क्यों नहीं हो रहा मेरा मैटर। तो पता नहीं भाई उसके केस से कौन था, आपका कौन केस वर्क करे। इसी तरीके से उसको इस हालात में जी हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा। बट एनी वे लॉ ये कहता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे ह्यूमन रिस्क बेस पे रह रहा है और उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि वो होम ऑफ की फ़ीस पे नहीं कर सकता, या स्पेशल ये जो लास्ट मार्च से जो इशू आया है कि ये पेंडेमिक और उसके बाद लोगों को जो जॉब की अनफॉर्चुनेट हुई है क्योंकि जॉब छूट गई हैं, कोई उसके फर्लू पे चले गए हैं कि उसको उन्होंने वैसे फ़र्क कर दिया, इन सूरतों की वजह से, या अगर आपका जो इनकम है वो स्टॉप हो गई है किसी रीज़न से, तो यस आपके पास राइट है कि बिफोर यू मेक द एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन यू कैन अप्लाई फॉर द फी वेवर। लेकिन उसके लिए नॉर्मली 4 से 6 वीक लगते हैं, वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई करते हैं। लेकिन लॉ के मुताबिक अगर आपकी फ़ी वेवर एप्लीकेशन पेंडिंग होगी तो आपकी जो 3C है वो लाइव रहेगी, लेकिन वो 10 डेज़ का टाइम होता है। लेकिन ये रिसेंटली ऐसे हमारे ऑफिस में हुआ कि क्लाइंट आए तो उन्होंने एक दिन रह गया, हमने एक जस्ट सेफ साइड के लिए एक ईमेल ड्रॉप कर दी और साथ उनका प्लीज़ कंफर्म कर दें कि हमने एप्लीकेशन डाल दी है, वीज़ा से ख़त्म हो रहा 2 दिन के बाद, तो प्लीज़ इसकी पोजीशन क्या है अंडर द इमिग्रेशन लॉ। उन्होंने लिख दिया कि इनकी 3C जो है वो कंटिन्यू होएगी, हम डिसीजन देते हैं और आपको भेज देंगे। अब डिपेंड करता होता है कि आगे कैसे कौन बैठा है। लेकिन जो सवाल है, यस एप्लीकेशन डाल दें, आपके पास 10 डेज़ कम से कम हैं, लेकिन फिर भी ईमेल करके उनसे कंफर्मेशन ले लें कि अभी तक आपकी 3C को प्रॉब्लम नहीं आया, ताकि ये ना हो कि फिर मसला बन जाए। वरना पहले ये होता था कि अगर आपकी जब तक फ़ीस आपकी पेंडिंग हुई है, अगर 10 दिन के अंदर डिसीजन नहीं आता तो आपको फ़ीस पे करके एप्लीकेशन अप्लाई कर देनी चाहिए। ये था पहले कंसेप्ट, लेकिन अब प्रैक्टिस ऑफ जो हो रही है वो सब लोग वेट कर रहे हैं और पॉजिटिव ही जा रहा है कि जब उनका मिल जाता है परमिशन, फ़ी वेवर की एग्जामिशन हो जाती है, वो तब अप्लाई कर रहे हैं, तब भी उनको वीज़े मिल रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि जो आप बेनिफिट आपको ग्रांट हो गए उनका क्या इम्पेक्ट होगा आफ्टर द एक्सटेंशन। फिर अगेन बेनिफिट आपको अलाउ थे, आप ले रहे हैं, फॉर्म पे लिखा आएगा डू यू क्लेमिंग एनी बेनिफिट, यस कौन से ABC, योर वाइफ जो ले रहे हैं वो भी लिख दो। अब जब एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो लिख दें कि फ़ीस माफ़ी इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वनरेबल एंड जॉबलेस हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, जो जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं। जब उनको एक्सप्लेन करोगे तो जब वीज़ा ग्रांट होगा तो ऑफ कोर्स 99% बिलीव है कि वो आपको ऑटोमेटिक जो पब्लिक फ़ंड अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर किसी सम हो आपके कार्ड पे नहीं लिखा था कि आपको वेदर यू क्वालिफाइड फॉर द बेनिफिट और नॉट, तो फिर आपको अगेन उनको अप्लाई करना पड़ेगा चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और उसके ऊपर वो आपको ग्रांट कर देंगे। मेरे देखने में बहुत कम चांस हैं कि वो रिफ्यूज़ करें या वो ना लिखें। रिफ्यूज़ करना मकसद नहीं है, अगर वो ना भी लिखें तो तब भी जो आपका जो काउंसलर वाले हैं सम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके कार्ड पे पब्लिक फंड अलाउ वाला कोई लिखा नहीं हुआ, लिहाजा हमें होम ऑफिस से कंफर्मेशन लिख के दो
फिर हम आपको अलाउ करेंगे। तो एनीवे फिर उसको एप्लीकेशन करेंगे तो आपको दोबारा फिर मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं रियाज भाई, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है भाई। सवाल क्या आपका जी? रियाज भाई मेरा सवाल ये है, 2012 में आया था स्टूडेंट, 1.5 साल का वीजा था मेरे पास, ठीक है। राइट। वीजा खत्म होने के बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि मेरा बच्चा पैदा हो गया था, तो वीजा खत्म होने के 16 दिन के बाद होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाली थी कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे यहाँ का स्टे दिया जाए, ठीक है ना। तो होम ऑफिस ने मुझे 2-3 महीने में 6 महीने का कार्ड इशू कर दिया। ठीक। उनको बताया था कि कोर्ट में केस चला गया हमारा, तो हम फाइट कर रहे हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर का। ठीक। तो होम ऑफिस ने कहा ठीक है हम 6 महीने का दे रहे हैं, फिर आप हमें अपडेट करना। तो फिर 3-4 महीने के बाद कोर्ट ऑर्डर का मेरे पास आ गया, तो फिर उन्होंने मुझे 2.5 साल के देना भी वीजा शुरू कर दिए। सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि 2022 में जब मैं इंडेफिनिट डालता हूँ, जो कब आपको पहला वीजा कब मिला था आपको? अब यही अंदाजा लगा लेंगे, 1.5 साल का वीजा था, उसके खत्म 16 दिन के बाद मैंने डाली, तो मुझे 1 महीने के बाद मिल गया था कार्ड। नहीं अंदाजा नहीं लगाया। 2012 में मिला, 13 में मिला, 14 में मिला, कब नहीं मिला? नहीं 13 में मिला था मुझे। ओके ठीक, 13। जी जी। ओके फिर फिर बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं इंडेफिनिट डालूंगा, जो ये मेरा गैप आया 16 दिन के, मैंने वीजा खत्म होने के बाद डाला था, ये मेरा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा इंडेफिनिट के लिए? अच्छा, आपके 10 साल 22 में हो रहे हैं और जो लीगल 10 साल हैं वो आपके 23 में हो रहे हैं, राइट? अच्छा ठीक है, वो 1.5 साल स्टूडेंट टाइम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो 16 दिन के बाद एप्लीकेशन डाली थी, अब ये कहना चाह रहे हैं? ओके अब मेरा आंसर ये है कि 2 चीज़ें काउंट करने वाली हैं। मुझे बताएं, अगर तो होता ना आपका 10 साल पूरे हो रहे होते, 5 साल इस साल, और लीगली वो गैप के बाद वाले होते 5-4 साल के बाद, तो फिर तो कहते हैं यार बड़ा गैप आ रहा, मुझे मसला बन जाएगा। क्योंकि आपको आखिरी एक्सटेंशन लेनी है जब आपने, और आपकी आखिरी एक्सटेंशन के पेंडिंग टाइम आपके 10 साल पूरे हो जाने हैं। और अगर जो 12 से 22 आ जाएगा, मेरे ख्याल में आपका वीज़ा जो है वो कम से कम 23 के एंड तक होगा या 24 तक होगा, तो तब भी आपके 10 साल पूरे हो जाने हैं, वो गैप के बाद वाले भी। अब देख लें, क्योंकि नॉर्मल लॉ ये कहता है कि अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करते हो तो आपकी जो 3C है वो लाइव थी और आपको 10 ईयर्स को कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर। लेकिन अगर मोर देन 14 डेज़ का गैप है तो फिर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आपको जो गैप पाया उन्होंने, इसलिए आपको डाल दिया 10 ईयर्स के रूट के ऊपर बच्चे की बेस पे। लिहाजा आपको जो पहला वीज़ा 2.5 साल का बच्चे की बेस पे मिला था, उससे आपको 10 साल पूरे करने हैं, जो कि आपने बोला शायद 13 में मिला और 23 में पूरे हो जाएंगे। तो अब डिसीजन आपका होना कि वो 1.5 साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या अगर आप अप्लाई करते हो और रिफ्यूज़ होने की सूरत में आपके पास जो 2,500 पाउंड का नुकसान हो रहा है 2,500 पाउंड का, वो आपको वर्थ करता है। अगर क्योंकि आपको क्लियर पता है कि मोर देन 14 डेज़ हैं, तो मैं अगर खेलूँगा तो मैं सेफ खेलूँगा, बजाय इसके कि मैं अपने पैसे ज़ाय करूँ, 1.5 साल के बाद अप्लाई कर लूँ, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होएगा। बट अगर आप कहते हो कि नहीं, ये कोई रीज़न है, मैंने शायद ट्रैवल करना है, फिर मसला ना बन जाए, कम से कम ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो कम से कम अप्लाई करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। अगर रिफ्यूज़ भी होगा तो आपका जो लीगल स्टेटस है या जो वीज़ा आपके पास इस वक्त है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ ये होगा कि लेटर आ जाएगा कि आपने जो फ़ीस पे की है वो अनफॉर्चुनेटली आपको रिफंड नहीं होएगी, और जो आपके 10 साल इसमें गैप आ गया और आप 10 साल आपके क्वालिफाइड होते हैं 23 में, तब वीज़ा अप्लाई करना ताकि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। अब आप डिसाइड कर लें। लेकिन जो आपका सवाल था, अगर 14 डेज से ज़्यादा हो गैप तो 3C फिर लाइव नहीं रहती और आपका जो क्लॉक है वो नए वीज़े से स्टार्ट होता है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम हनौशी है। मुझे रियाज साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। मैंने FP अप्लाई किया था 3 दिसंबर को। ठीक है। मेरी बेटी के 9 ईयर, शी इज मोर देन 9 ईयर नाउ, बट मेरी सेकंड बेबी बॉर्न हुई है दिसंबर में। आई एम जस्ट वंडरिंग दैट अभी तक रिप्लाई नहीं आया है
और मेरी 10 ईयर कंप्लीट हो रही है कमिंग दिसंबर में, और मैंने लाइफ इन द यूके भी करना है, और M2 इंग्लिश की भी जो B2 की इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो हाउ आई कैन डू दैट? तो ये चेज अप करने का तरीका है। मैंने एमपी को भी कांटेक्ट किया है, बट एमपी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया कि दे आर वर्किंग ऑन योर केस एंड दे विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और Nothing आप, else from you. और since you are in the UK, you always been legal in the UK, right? All time is legal. Okay, madam, thank you much. Appreciate. I think just you told me because you made the application sometime in September, October. Now is 9 months is lapsed, and you involved the local MP, and you've been chased by the solicitor by yourself. These are the only means which you can adopt. Okay, you do understand you're going to be complete 10 years in December, and that time you want to make the application on the base of the long residency. But unfortunately, because your case is pending for the 9 months, normally I advise the people, if your case is pending more than 1 year, then you should go for the pre-action protocol and the court. Otherwise, less than 1 year to going to knock the door for the court is not right way. But better if you can just chase by the local MP. I believe you will get any response soon. Normally what's happened, if the MP write letter to the Home Office, then within 14 days you will get the response, whether positive or negative, or at least they will update you mean your MP on your behalf, and then the MP can inform you, okay, I wrote a letter to the Home Office and the response is received, please see attached the whatever they say. Yes, I understand you need to be rushed to fulfill the criteria which the life in UK and B1 prior to your complete 10 years, and that time you want to make the applications. But now is I think the month of June, still you have 4-5 months. I think you're on the right way. Just keep chasing them via your solicitor and via your MP, and believe they respond. But if unfortunately, if over the 1 year they don't respond, then you have a right, just go to the pre-action protocol and then go for the JR. Then I believe the court will, I think, push them to take a decision as quick as possible. That's the way you can adopt. But not this time. At least you should wait for 1 year. I wish you could positive respond or decision sooner, but even if not, then you can take. Otherwise, up to the 1 year, you should keep chasing by a solicitor and the MP. That's the best way. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. कंट्रोल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थ्रू टू द नेक्स्ट कॉल. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम जी. रियाज साहब माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मैं एवरी वीक देखना. बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, एप्रिसिएशन का सर. मेरा एक क्वेश्चन है जी प्लीज. मेरे 10 साल पूरे हो रहे ने नेक्स्ट ईयर जून ਵਿੱਚ. जून ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ. अगले साल जून च अपने 10 साल पूरे हो रहे हैं लीगली कंटिन्यूसली, राइट जी. और अच्छा अगले साल फिर आप भाई जी इंडेफिनिट का वीज़ा अप्लाई करना, नैशनैलिटी अप्लाई नहीं करनी. 10 साल लीगल इत्थे रहने तो बाद आप फिर इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं, और इंडेफिनिट तो बाद फिर आप 12 महीने तो बाद आप नैशनैलिटी अप्लाई करांगे जी. आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो ये है कि 10 साल पूरे करते हुए आप अपना इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे, और उसके लिए आपको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना होगा. और उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, इंडेफिनिट मिल जाएगा, फिर उसके 1 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करोगे. इंडेफिनिट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है. नेशनलिटी के लिए ऑफ कोर्स वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वही अटैच करने होंगे. बट मेरे भाई आप अभी इंडेफिनिट के लिए जा रहे हो, और उसके लिए बस मोटी मोटी चीज़ें कि लाइफ इन यूके B1, और जिस तरह आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर 10 साल पूरे गुजारे हैं, वो जब हमेशा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आती थी, तो साथ एक लेटर भी आता था. वो सिर्फ जो होम ऑफिस के लेटर्स आए थे वो साथ लगा लें, और सिर्फ लास्ट लेट से 6 बाकी बैंक्स में लगा दें. और उसके बाद जो 10 साल जहाँ पे गुजारे हैं उसका प्रूफ आपके पास वीज़ा लग के आए थे, और करस्पॉन्डेंस की ज़रूरत नहीं है. आज जब अटैच करेंगे तो उसको कंसिडर करेंगे.
बट एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपकी किसी किस्म का अगर आपको कोई प्रिजन हुई है, कोई पनिश हुई है, कोई सेंटेंस हुई है, कोई जजमेंट आई है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो, तो वो आपने लाजमी तौर पे डिस्क्लोज़ करना है। इसका क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन भी आया है तो आप उसको लाजमी मेंशन कर दें, इनडेफिनेट भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आपके सीवियर आपको पनिश ना हो। लेकिन जब नेशनलिटी पे जाते हो तब वो फोकस करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने फेज़ बनाए हैं कि अगर आपके माइनर ऑफेंस हुआ है आपसे तो आप 1 साल के लिए, उससे बड़ा क्वेश्चन हुआ तो 1 ईयर्स के लिए, अगर माइनर ऑफेंस था तो 3 साल के लिए, और अगर थोड़ा सा सीवियर हुआ तो 5 साल के लिए, और वो भी उसके 5 साल के बाद क्वालिफाइड करते हो कि अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए जो डिस्क्लोज़ ना करना, हाइड करना, ये डिसेप्शन में जाता है, लेकिन बताने पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि लॉ इसको परमिट करता है कि अगर इस पोजीशन में ये आपसे प्रॉब्लम हो भी गई है मिस्टेक, तो उसके बावजूद अंडर द लॉ यस यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इंडेफिनिट या नेशनलिटी अनटिल अनलेस कि किसी को अगर साल से ज़्यादा प्रिजन होती है या 5 साल से ज़्यादा होती है तो फिर इशू आते हैं। साल के लिए फिर कोई ना कोई रेमडीज़ हैं कि अगर उसके यहाँ के फैमिली है तो अंडर द ह्यूमन सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बिटवीन आफ्टर 4 ईयर्स ज़्यादा है तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी सीवियर कंसिडर होता है। तो इसलिए कीप इन माइंड आपने इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है और डॉक्यूमेंट्स लगाने इंडेफिनिट के लिए। जब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा उसके 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करना। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए जी। सर जी मेरा क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। अच्छा ठीक है भाई साहब, थैंक यू जी। ओके। कोई होर सवाल तो अलावा कोई? ओके फोन फिर बंद कर गए। ओके भाईजान, थानू अगर इंडेफिनिट मिल गया होया 4 साल पहलों और 10 साल लीगल पूरी करने तो बाद नैशनलिटी अप्लाई करनी है तो फिर भी कोई गल नहीं, सेम आंसर। आपने लाइफ इन एजुकेट टेस्ट पास कर लिया है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। B1 आपने साथ लगाना है जो कि रेलेवेंट भी हो और वैलिड भी हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। और नंबर 2 ये कि जो अगेन बोला कि जो वीज़ा लग के आते रहे थे उनके जो लेटर होम ऑफिस की तरफ से आए थे वो साल लगा दें, आखिरी साल की बैंक स्टेटमेंट लगा दें और 10 साल की कोई ना कोई कहते करस्पॉन्डेंस लगा देंगे तो आपको नेशनलिटी की एप्लीकेशन का जो आपका ग्रांट हो जाएगी। जब नेशनलिटी की आपकी ग्रांट होगी एप्लीकेशन, फिर आपने जाके लोकल काउंसिल में ओ देना है, डिक्लेरेशन देनी है और उसके बाद अपने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। अगेन जो पहले कहा कि कोई ऐसी किस्म की कोई क्वेश्चन, कोई रोड ट्रैक फेंस हुआ है तो वो डिस्क्लोज लाजमी करें। जब एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ पे 2 रेफरी से साइन करवाएंगे, आप रेफरी दोगे, एप्लीकेशन फिल करोगे, होम ऑफिस की जो रेलिवेंट फ़ीस है वो आप पे करोगे तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी की वीज़ा नेशनलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके लिए बस सिंपल सा ये लॉ ये था कि इंडेफिनिट के बाद इंडेफिनिट होना चाहिए कम से कम आपके पास साल पुराना, और आपको लीगली कम से कम यहाँ पे 10 साल हुए हैं। पहले लॉ ये था कि आपको 3 साल का वीज़ा मिलता था डिस्कशन लीव, फिर 6 साल के बाद इंडेफिनेट, और आपने टोटल 10 साल यहाँ पे लीगल गुजारने हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ों को टिक कर रहे हो तो येस यू आर क्वालिफाइड एंड मेड एप्लीकेशंस ऑन योर कंप्लीशन 10 ईयर्स। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। अच्छा भाई जी, गल है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ यूके ने यूरोप ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਯਕਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਅ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ UK 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਲਾਅ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਖੈਰਬਾਦ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ 5 ਸਾਲ UK 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ UK ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ TT ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਈ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਗੈਪ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਲਾਅ ਆ। ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਯੈਸ, ਯਕਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਿਫੋਰ ਦ 31 December 2020, ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ 18,600 ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਕਮ ਯੂਰਪੀਅਨ UK 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਯਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18,600 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਐਨਮ ਪਰ ਪਰਸਨ ਔਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ 2,400 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 18,600, 2 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 22,400, ਅਗਰ 3 ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ 24,800 ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 2,400 ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਅਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਫਟਰ ਦ 8 days ਜਾਂ 9 days from the 1 July there is no discrimination के या कोई there is no different laws between the European dependent and the British dependent, so everyone will be treated as equal। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਇਹ ਆ ਲੈਸਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਫੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ TT ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ UK 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ UK ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ।
थोड़ी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी कहते रियाज जी, कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र जी मेरे भाई। अच्छा रियाज जी भाई, एक सिंपल सा था कि क्वेश्चन आपके लिए। मैं वो कहते ब्रिटिश फॉर्म बता रहा था, वो इनडेफिनेट के बाद, हाँ जी। तो उसके अंदर 10 साल का वो मांगते कि आपने काम कहाँ कहाँ किया, तो वो अब तो मेरे पास कहते है नहीं। अब मुझे पता भी नहीं मैंने काम कहाँ किया, कब कहते छोड़ा। तो एक तो ये, और एक मेरा कहते कन्विक्शन था, वो ड्राइविंग कहते ऑफेंस था, वो फोन पे बात करते हुए। तो ये दोनों कहते चीजें मेंशन करनी है। मतलब CU80 लगा था मेरे को, और 200 पाउंड फाइन कहते लगा था। जी कब लगा था आपको? ये मेरे को जनवरी 2019 में लगा था। ओके ठीक। और 10 इयर्स का मेरे को पता नहीं वर्क कहाँ कहाँ मैंने जॉब की, कब छोड़ा। तो पिछली कंपनी से राब्ता किया तो कोई मतलब नहीं आ रही बात। ठीक। मेरे भाई सवाल आपने खुद ही का बड़ा सादा सा सवाल है, सिंपल सा, लेकिन आंसर खुद ही आपने मुश्किल कर लिया। ये पहले बंदे हो कि जो जॉब की और आपको भूल गई। बहुत कम होता है, कोई महीने का 10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है कि यार मैंने की थी। अगर जॉब की हो ना दिल लगा के तो बिल्कुल याद रहती है। बट जैसे ऐसे जोक, आप मेरे भाई अपने आप को रिकॉल करें, पेपर चेक करें, आपको कोई ना कोई याद आएगा। अगर बिल्कुल कहीं भूल रहे हो तो थोड़ा बहुत लिख दो कि मैंने आई स्टार्ट लेट्स से जनवरी, समटाइम जनवरी फरवरी, और फिनिश समटाइम सितंबर अक्टूबर इन 2001 और 2, या ऐसे लिख दो कि मैंने आई स्टार्ट द जॉब इन 2000 जो भी 9 to 11 और 12 लिख दो, साल लिख दो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना यार। और 10 साल तो इतनी बड़ी बात पे नहीं कि आपको 10 साल की जॉब की भूल जाए। कुछ याद तो हो ना, आपने कोई 20 जॉब चेंज की हैं तो फिर तो पॉसिबल है यार मैंने 5-4 याद हैं, कुछ भूल गई हैं। लेकिन अगर कहीं गैप आ भी जाए, आइडियल है कि आप HMRC से रब्ता कर सकते हैं कि जी मेरे पास मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट का 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चाहिए मुझे, और क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इन लास्ट 10 ईयर्स में आई वर्क इन डिफरेंट जॉब्स विद एम्प्लॉयर, डिफरेंट जॉब्स की हैं या डिफरेंट कैपेसिटी में मैंने काम किया है। सम टाइम आई बी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई, एंड कुड यू प्लीज सेंड मी माई रिकॉर्ड, तो वो मेरे वहाँ से मिल जाना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि आपकी जो नेशनलिटी है आप किसी इनकम बेस पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हो, इस पर ये साबित करना पड़ता है कि जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा साफ़ है, गुड कैरेक्टर हो आपका। 10 साल आपने UK में लीगल गुजारे हैं। और थर्ड ये कि अब आपके ऊपर किसी किस्म का क्रिमिनल कन्विक्शन, कोर्ट जजमेंट या किसी किस्म का काशन या कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं, ये जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन है, ये मोर लाइकली रेलेवेंट टू जो करेक्टर है, ना कि आपकी इनकम है। लेकिन क्योंकि ये सवाल है, आंसर देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी आंसर। तो उसके लिए जो अगर समझ में आता हो, कहीं भूल रहे हो तो बोल दो कि आई एम सॉरी, आई एम कन्फ्यूज़, लेकिन लिख दो, लिखना ज़रूरी है। और अगेन अगर आपके पास नेशनलिटी अप्लाई करने में टाइम है, HMRC से रिकॉर्ड मंगवा लो। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो फिर यस एक लेटर में बता दो कि मैंने ये 2 साल कोई काम किया था लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 2 डिफरेंट काम किए थे, एक किया था, मुझे टाइम याद नहीं आ रहा, तो कोई ना कुछ जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो। बट अगर बोलो कि 10 साल मैंने काम किया, मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा या मुझे किसी की समझ नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा इतना सिंपल आंसर नहीं होएगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी एफ़र्ट करें, और जहाँ पे स्टक हो जाए वहाँ पे थोड़ी सी उनसे मदद कर लें तो काम चल जाएगा। या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा एफ़र्ट कर जाए कि आप HMRC से मंगवा लें। वैसे अगर आप नेशनलिटी अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके पास इंडेफिनिट होगा। जब इंडेफिनिट है तो आपके कोई टाइम बार नहीं कि आपने लाजमी 10 साल पूरे होने के वेरी नेक्स्ट अप्लाई करना है। आप 4 महीने 6 महीने बाद भी अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि जो सेटलमेंट होती है वो 10 ईयर्स के लिए आपकी वैलिड होता है वीज़ा नेशनल इंडेफिनिट। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि कम से कम इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की रह ना जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को, जो फैक्ट्स को हाइड करते हो या डिस्क्लोज नहीं करते, वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन then unfortunately it's also come or the fall under the deception category. तो just keep in mind, कहीं पे डाउट हो तो लेटर में you must mention
कि भाई मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे जो रिकॉल कर सकता हूँ यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, ताकि उनको पता हो कि कहीं आप कोई चीज़ छुपा नहीं रहे लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन ये ना हो कि बड़े कॉन्फिडेंस से लिख दो कि नो, तो पता लगे कि वहाँ यस था, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन था, सॉरी। मैं तकरीबन 2 साल पहले ना यूके में आया था, यूरोपियन फैमिली मेंबर के डिपेंडेंट में ना, सऊदीया से यहाँ पे। राइट। तो जब यहाँ पे आया उसके बाद मेरा जिस लड़की के थ्रू मैं यहाँ पे आया था उसके साथ मेरी ठीक से बनी नहीं, सिस्टम सही नहीं हुआ। उसने मुझ पे ना डोमेस्टिक वायलेशन का केस कर दिया था, राइट। तो जिसका मुझे कोई चार्ज नहीं पड़ा, मतलब कि साबित नहीं हुआ कि हाँ वाकई लड़के ने लड़की को मारा है या कुछ ऐसा वैसा ना। तो फिर अभी वो केस मुझ पे हुए अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने। तो जिस दिन से उसने केस किया था उस दिन से वो लड़की पता नहीं अब कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और उसने मोबाइल नंबर वगैरह भी चेंज कर लिया था सारा कुछ। अब मैं मतलब उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। उसी दौरान मैंने सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट का अप्लाई किया हुआ था। तो तकरीबन 3 महीने पहले मुझे सेटलमेंट वालों की तरफ से ईमेल आई है कि आपको और आपकी वाइफ को हमारे पास VFS के ऑफिस में आना होगा वीडियो कॉलिंग के लिए। हमने कुछ मतलब डिस्कशन करनी है, पता नहीं उसमें क्या था। मैंने एक सोलिसिटर से मशवरा किया, उसने कहा कि आप ना जाएं, 99% ये चांस होते हैं वहीं से पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। सवाल क्या आपका तो सवाल फिर क्या? हाँ जी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है उसे विथड्रॉ करवा लिया था। तो अभी फॉर द मोमेंट हाँ जी, आप मुझे अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं मेरे भाई, सवाल पूछो। आपको एडवाइस क्या चाहिए मेरे भाई? जी अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ना मेरे पास सेटलमेंट स्टेटस है और ना ही प्री सेटलमेंट स्टेटस है। इन फ्यूचर अब मेरे लिए क्या करना मुझे चाहिए जिससे कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ? अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी 30 जून को इसकी डेट भी खत्म हो जानी है। ओके। प्लीज कुछ गाइड करें। पहला सवाल तो ये है कि मैं सॉरी गाइडेंस दे रहा हूँ जो लॉ कहता है। आप अपना सॉरी कि आप स्टक हैं, लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स ये हैं कि आप यूरोपियन के डिपेंडेंट थे, आप उनके डिपेंडेंट नहीं हैं, यू नॉट लिविंग टुगेदर एनी मोर। इट मीन्स जो आपका स्टेटस है एज ए डिपेंडेंट वो ख़त्म हो गया। आपने अप्लाई किया, अच्छा होता कि उसको इन्फॉर्म कर देते कि भाई हमारी सेपरेशन हो गई है, मैं अब सेपरेट रह रहा हूँ, और आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और इस बात को 8 महीने हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वीज़ा स्टेटस इंटरटेन कर रहे हो वो उसी के डिपेंडेंट का स्टेटस इंटरटेन कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू फाइटिंग द मैटर इन द कोर्ट और द पुलिस स्टेशन कि उसने आपके खिलाफ क्लेम केस डाला हुआ है। पहली बात कि आपको 1.5-2 साल हो गए यूरोपियन डिपेंडेंट यहाँ पे आए थे, रिलेशनशिप नहीं रहा, आप उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन अगर की थी तो आपको विड्रॉ करनी चाहिए थी। अगर क्योंकि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए होम ऑफिस को कि भाई हमारा रिलेशनशिप नहीं रहा, मेरी एप्लीकेशन को मैं वापस करता हूँ। अब सवाल आता है कि आप कहते हो कि मैं कैसे यहाँ पे रहना चाहता हूँ। ऑप्शन की बात नहीं है क्योंकि 2 साल हुए हैं सिर्फ आपको, ना तो आपका यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश हुआ है। अपने वकील से बात करें कि ये मेरी पोजीशन है, आप मुझे क्या एडवाइस करते हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बीइंग जस्ट 2 years इन द यूके एज द डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, और जहाँ पे आपकी सेपरेशन हुए 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, और सो इट मीन्स यू जस्ट हार्डली लिव टुगेदर ओनली फॉर 1 year 2 month 4 month। तो इसमें आपकी कहाँ पे स्टैंडिंग होती है? ह्यूमन राइट्स में या अंडर इमिग्रेशन रूल्स अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाइड नहीं करते, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। हाँ, अगर किसी और कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, क्या होगा, ये बेस्ट है कि आप किसी वकील को मिलें ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, आपसे डिटेल से डिस्कस करे और आपको एडवाइस करे। परेशान होने का फ़ायदा नहीं, उसका सलूशन निकालते हैं। आप किसी से डिस्कस करें, बजाय 1 या 2-3 वकील से बात कर लें, ताकि एक डिफरेंट ओपिनियन आपको मिलेगा, तो आपको जज करने में, आपको उसको डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट, और स्पेशली ये चैरिटी के लिए करते हैं, तो जो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं खुशी होती है। लेकिन रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ सिर्फ रेलेवेंट सवाल हो और शॉर्ट हो। बाकी डिटेल एडवाइस के लिए हमेशा की तरह आपको किसी सॉलिसिटर को जाके विज़िट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।